तो हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 27 दिसंबर को हुआ था उसके पेपर्स देख रहे हैं, उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। कट ऑफ हमने देख लिया था पिछले वीडियो में, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या डिस्कशन हुआ, कहाँ से कितना क्वेश्चन आया, सब चीज़ देख चुके थे। और हम लोग 81 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 82 क्वेश्चन नंबर में डिस्कस कर रहा था, पर वीडियो किसी प्रकार से डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ का, वर्क एंड टाइम का, ठीक है। इसको हम लोगों ने देख रहे थे कि मोहन जो है वो 25 दिनों में काम को कर लेता है और सोहन उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसे बस कैसे करना है, तो देखिए मैं एकदम जनरल तरीका बताता हूँ, बहुत शॉर्टकट वर्टकट नहीं बताता हूँ, क्योंकि मतलब जनरल भी आप मैथमेटिक्स में है, कमजोर भी है, तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। ये 8वां 7वां का क्वेश्चन है, तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी रहता है, ठीक है। 1-1.5 घंटा में तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट ट्रिक वगैरह बनाने की जरूरत है, जैसे सीजीएल वगैरह में जरूरत पड़ता है। यहाँ पर सिंपल आप कर सकते हैं कि भैया 25 दिनों में अगर एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये जो काम करेगा 1/25 काम करेगा। और ये जो है सोहन है वो एक दिन में 1/20 काम करेगा। तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे, ठीक है, 5 दिन में वो इतना काम करेगा। भाई एक दिन में इतना काम है तो 5 दिन में इतना काम हो गया। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो नीचे का एलसीएम 100 आएगा, ऊपर 4 + 5 आएगा इंटू 5, तो ये करीबन आता है 45/100। तो इतना काम 5 दिन में दोनों कर लेगा। यानी कि अगर हम 5 दिन में इतना काम कर लिया तो बाकी कितना बच गया, तो बाकी बच गया, एक में से घटा दीजिए इसको 45/10 को 100 को, तो आपका जो निकल के आएगा 55/100 निकल के आएगा। तो इतना काम बचा है। काम कितना बचा है, 55/100 आपका काम बच गया है, ठीक है। इतना काम आपका बच गया है। और जो काम करने का उसका रेट है, अब इसको काम को करना किसको है, सोहन को करना। तो सोहन किस रेट से, भाई इतना काम कर गया तो कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करता है सोहन, तो 1/20। तो 1/20 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 1/20 से आप डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 20×500 देखो कट ही रहा है, 5 से 11 बार में कट रहा है। तो एक बार में आंसर आ गया आपका 11, ठीक है। कितना आंसर आया, 11 दिन। देखिए इस बच्चे ने भी गलती कर रखा है, 14 दिन लगा रखा है। तो जो जीके में जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उस लोगों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है। तो मैं एकदम जनरल 8वां क्लास का ही मैथ है ये, तो उस ढंग से भी करोगे तो आराम से बनेगा। मैथ में कुछ जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम ट्रिक चाहिए, हम बहुत बड़ा हमको सीजीएल का एग्जाम नहीं देना है, ढेर सारा मैथ बनाना है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है मैथ का, जिसको आराम से इजीली बनाया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है समय वाला, तो इसको तो घड़ी आपके पास अगर था, घड़ी नहीं भी था तब भी बन जाता है ये, ठीक है। घड़ी नहीं भी था तब भी बन जाता है, घड़ी आता तब भी आप मेजर कर सकते थे। घड़ी ले जाना अलाउड नहीं था शायद, कुछ लोग लेके चले भी गए होंगे, पर कुछ लोगों का अलाउड नहीं किया गया था। तो ये कह रहा है कि 12 बजे चलना शुरू करता है घड़ी में, जो है सुई जो है वो 12 बजे चलना शुरू करता है, और 5 बजे घड़ी 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूम जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में 12 बजे यहाँ पे था, तो 5 बजे कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यही एंगल बताना है आपको। तो ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और यहाँ पे 6 कहीं रहेगा, ठीक है। और 12 बज के पहले तो ये निकालना है कि 5 बजे कितना एंगल होगा, ठीक है। 5:10 पर बाद में देखते हैं, पहले 5 बजे देखते हैं। तो देखो तो पूरा 360 डिग्री का कोण होता है, और इसमें 12 भाग होते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से 12 को होता है। तो 12 × 36 आपको अगर एक यहाँ से यहाँ घूमेगा तो 30 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से अगर यहाँ घूम जाएगा तो कितना घूमेगा भाई, 30 यहाँ घुमा, 30 यहाँ घुमा, 30 यहाँ घुमा, 30 यहाँ घुमा, 30 यहाँ हुआ, तो 5×15 150 डिग्री वो घूम जाएगा। तो 150 डिग्री से अब कुछ ही बढ़ेगा ना, ठीक है। कुछ कितना बढ़ेगा भाई, तो बस 10 मिनट वो आगे बढ़ रहा है, 10 मिनट बढ़ रहा है वो, ठीक है। 150 तो हो गया, अब 10 मिनट और आगे, 10 मिनट और आगे बढ़ेगा तो सुई थोड़ा सा और घूमेगा, ठीक है। तो जानते हो कि 30 मिनट भाई 1 घंटा अगर घूमता है, 1 घंटा में वो 30 डिग्री का एंगल घूमता है। यहाँ 10 मिनट है और ये 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री घूमता है, तो 10 मिनट में कितना घूम जाएगा, देख लीजिए 10 मिनट में कितना घूम जाएगा। 1 मिनट 10 मिनट में कितना घूम जाएगा, तो इसको कैंसिल कीजिए, तो 6×35 5 डिग्री का और घूम जाएगा, तो 150 हो गया है, 5 डिग्री और घूमे तो कितना हो जाएगा, 155 डिग्री। 155 डिग्री वो घूम जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कितना घूम जाएगा, 155 डिग्री। ऐसे भी आप 150 निकाल ही लिए थे, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 155 तक जाएगा ही। तो ऐसे भी आप तुक्का भी मार सकते थे इसमें। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। देखो मैं सारा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सबको वर्ग रूट निकाल के नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो देखो कि भैया 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। ये सब देखो, ये सब पहले से पता होता है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 4 का स्क्वायर करते हैं 6 आता है, 16 आता है।
ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, ठीक है 25 आता है। 6 का स्क्वायर कर लो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर कर लो 49 आएगा, 8 का कर लो 81 आएगा, और 10 का कर लो 100 आएगा। अब कोई भी डिजिट रहेगा, पहला डिजिट तो यही सब में से कोई रहेगा ना। तो देखो 1 4 9 6 5 6 9 1 0, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं रहता है स्क्वायर में, ठीक है। तो स्क्वायर में कभी भी 2 आ रहा है क्या? कभी भी पहला टर्म 2 नहीं आएगा, तो आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं था, कभी भी पहला टर्म 2 नहीं आने वाला है। तो यही से ये आंसर हो गया। किसी भी स्क्वायर में, कभी भी स्क्वायर में आप 2 नहीं देखते होगे लास्ट डिजिट, तो आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं था, आप ऐसे ही इसको कर सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको भी कुछ लोग सोल्व करने लगे होंगे। इतना बड़ा इक्वेशन, इसको आप सोल्व करोगे, देखो कितना लंबा लंबा टर्म है, लंबा सा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप जितना लंबा करोगे उससे बढ़िया हिट एंड ट्रायल कर लो। हिट एंड ट्रायल कैसे कर लो भाई? तो वैल्यू आप पुट करो, इतने भाई 3-4 को वैल्यू दे रखा है, इसको पुट करके दिखाओ, तुरंत हो जाता है। ऐसे नहीं कि बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको एक पुट करके दिखाता हूँ, पुट करने में कैसे करना है पुट, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 5 और 7 पुट करना, तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने लगेंगे, ठीक है। जैसे 5 और 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 5 35 का 5 यहाँ पे आएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 7 आएगा। इन दोनों को जोड़िए 5 और 7 को, तो 7 5 को अगर जोड़िएगा तो 7 3 10 2 12, 2 आता है फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट कितना है भाई? 3 है, तो गया ये काम से। ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। आप पूरा भी करके देख सकते हो, पर यहीं से हमको पता लग जाएगा कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो अगला ऑप्शन है जो 3 और 2 है, और सभी ऑप्शन देख लीजिए आप, क्योंकि मैं एक एक करके पुट करूँगा, मैं बार बार नीचे पीछे नहीं करूँगा, तो इसमें मैं बार बार पुट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है आप अपने क्वेश्चन में देखिए, अगला ऑप्शन है 3 और 2, 3 पुट कीजिए, यहाँ पे सत्य कैश ये 2 आता है, और अगर 2 पुट करेंगे तो ये 2 आता है। देखो 3 आ जा रहा है, अब कहोगे सर 3 आ गया तो क्या सही हो जाएगा? देख लेते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं कोई और सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -5, यहाँ पे -5 पुट करो तो यहाँ 7 5 35 आता है, ठीक है। अब पुट करना -5 और -7, तो 7 5 मैंने पहले तो पुट कर ही चुका हूँ, 5 और 7 तो पहले पुट कर चुका हूँ, -5 और -7 भी पुट करो तो जुड़ेगा ही ना, ठीक है। तब भी नहीं आएगा 3, ठीक है। और वो भी माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला तो कभी होगा नहीं, ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में आएगा, अरे तो ये प्लस में है, ये भी खत्म। तो अगला बार रखना 2 और 5 रख के देखो, 2 में 7 14 आता है, 5 में 5 आता है, 5 और 9 आता है, वो भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एक ही इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है, और वो है आपका ये वाला, ठीक है। 3 और 2 ही इसको सेटिस्फाई कर, और चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर रहता तो चेक करते हैं, पर जानबूझ क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किया जाता है ताकि थोड़ा सा सहूलियत हो, क्योंकि जान रहा है कि वो इतना बड़ा कैलकुलेशन क्लास में कर नहीं सकता है, समय नहीं इतना, ठीक है। तो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा सेट करता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सब बातों पर। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको भी कुछ लोग स्क्वायर करने लगे होंगे, लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये और ये क्वेश्चन देखिए, ये मान लेते हैं ये A² है, पूरा का पूरा अंदर जो है वो A² में मान लेता हूँ, और इसको मैं B² मान लेता हूँ, और नीचे क्या है छोड़ो उसको, ठीक है। तो इसको मैं अगर A² + B² करते, इसको मैं A - B × A + B लिख सकता हूँ, यानी ये पूरा A है और ये पूरा B है। अगर मैं A + B और A + B करूँगा, A + B करूँगा, तो ये वाला टर्म कट जाएगा और ये टर्म डबल हो जाएगा, तो 2 × 5 9 8 रह जाएगा, ठीक है। और माइनस करूँगा, माइनस जोड़ा तो मैंने ये वाला कट गया, माइनस करूँगा तो ये वाला कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 × 4 7 9, और नीचे 5 9 8, नीचे क्या लिखा हुआ है 5 9 8 × 4 7 9, तो ये दोनों कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो कैलकुलेशन करने की इसमें भी ज़रूरत आपको थी नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन, उसमें भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देख के लोग पगला रहे होंगे कि यार कैसे करें, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। कह रहा एक जनसंख्या है शहर का जो इतना है और 5% की दर से वो सालाना बढ़ रहा है, तो फॉर्मूला तो हर कोई जानता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, लेकिन सवाल उठता है कि जोड़ घटाव करें तो करें कैसे, और बार बार एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है। तो 176,400 है, ठीक है। इसमें आपको करना 1.05 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक तो ये इतना बढ़ेगा, एक से मल्टीप्लाई करना तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और आगे मतलब इसका स्क्वायर करके देख ही लो, इसका स्क्वायर करना भी ज़्यादा आसान मुश्किल है नहीं। इसका स्क्वायर करो तो आएगा 1.1025 के करीब कुछ आएगा, तो 1.1 ही ले लेते हैं। तो 1.1 में से क्या समझ में आ रहा है, 1.1 से क्या समझ में आ रहा है, 1.1 से हमें समझ में आ रहा है कि एक तो बढ़ेगा ही, और एक बढ़ेगा मतलब इतना है उतना तो रहेगा ही, ठीक है। और इसमें दूसरा बात बढ़ कितना जा रहा है, बस 0.1 पर बढ़ रहा है ना, इससे मल्टीप्लाई 1.1 का मतलब क्या है 1, और ये 0.1,
अरे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक को क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही रहेगा, और 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो भी एक 0 हटा दो, तो 17640 ये रहेगा। अब इसको जब ऐड करो तो ऐड करेंगे तो मुझे वहाँ नहीं देख रहा है कि 7 से 8 होगा मैक्सिमम, ये 1 होगा, 7 से 8 होगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो कहाँ जाएगा। अरे जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 1 9 जाएगा, भाई 2 थोड़े ना आ रहा है, पहला डिजिट तो 1 ही है ना, 3 है। तो देखो ऑप्शन भी इस प्रकार से देता है ताकि आप आराम से बना सकें, मुश्किल ना हो आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी इस प्रकार से दिया जाता है ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ना पड़े। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी से बना था, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, 2 18 48 100 ये सब है और सीक्वेंस में मिसिंग है, उसको निकालना है। तो आप देखिए ये जो 4 है, ये जो 4 है ये 2 पावर क्यू माइनस 2 पावर 4 के बराबर है। जो 18 वो 3 पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर के बराबर है। करो इसके बाद ये जो है 48 ये 4 पे पावर क्यू माइनस 4 पे पावर का स्क्वायर इसके बराबर है 48, ठीक है। उसके बाद जो है वो 100 है, वो 5 पावर 3 और 5 का स्क्वायर के माइनस के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो आता है 180, तो इसका आंसर 180 होगा। देखो बच्चे ने सही मारा है, 180 इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यदि मैथ आपने पढ़ा है 12th क्लास में या फिर आपने कंपटीशन वगैरह की तैयारी में ये पढ़ा तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि इसको समझना है हमें। ये आपका NCX इसका जो वैल्यू होता है वो होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल n माइनस x, ये होता है आपका इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसे करना है तो करने के लिए क्या होगा भाई, तो सबसे पहला तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि NCX में x जो होना चाहिए सदैव और सदैव छोटा होना चाहिए n से। तो ये अगर 1 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये बड़ा डिफाइन नहीं होगा, तो पहला तो ये कट गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, छोटे छोटे पर से देखते हैं, 4 डाल के देखते हैं। देखो बड़ा जाएगा ही नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बड़ा नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है तो समझ में आ जाएगा कि 4 दे के देखते हैं। तो 4C2 देखो, 4C2 देखोगे तो 4C2 कितना आएगा, ऐसे तो सबको याद ही रहता है, लेकिन फिर भी नहीं याद है तब भी निकाल सकते हो आप। कितना आएगा, 4 और 3, ठीक है। ये 2 बार में 6 आएगा, ठीक है। 6 नीचे आया तो लग रहा है कि फैक्टर है, कट सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 8C3, 8C3 जरा देखते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कर भी सकते हो, समय पर्याप्त है, ठीक है। जो नहीं भी आता उसको भी मैं सिखा रहा हूँ कि कर भी सकते हो आप। ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 और ये से ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो 8 7 ये 8 है, 8 × 7 और डिवाइड करना है ना इससे, तो ये 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ रहा है, ये 3 दूनी 6 आ रहा है, पर ये 4 दूनी 8 आ रहा है, सच्चा 28 के करीब आ रहा है, ये 44 है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो और बड़ा करते हैं हम लोग, तो ये बड़ा हम जाएगा तो 6 पर जाके देखते हैं। हिट एंड ट्रायल से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, हिट एंड ट्रायल से बना ले सकते हैं आप 6। तो ये हो जाएगा 12C3 बाई 6C2, ठीक है। ये 12 क्योंकि कट भी रहा है ना तो हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है। ये 3 अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6 2 और ये 4, ठीक है। काटिए, इससे काट लीजिए इसको, ये हो जाएगा 12 × 11 × 10, ये हो जाएगा, ठीक है। इससे काट दिए 6 है, 6 दूनी ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में, ठीक है। ये कट ही गया। इससे भी आप काट सकते हैं, ये कितना बार कटेगा, 5 × 4 सॉरी 6 × 5 6 × 5, इस पर से ये कट जाएगा ये आपका, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। तो नीचे तो आ गया आपका 3 × 5, एक और 3 ये वाला भी आ रहा है, ये वाला 3 आ रहा है नीचे, और ऊपर कितना है भाई, तो ऊपर है 2 × 11 × 10, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है। ये कट गया आपका, ये सब कट गया आपका। और देख लीजिए ये 3 ऊपर नहीं है, ये 3 है, ये तो 3 इसी का है ना, ये तो 6 से को काटा था हमने तब आया था 3, तो ये तो नीचे वाला है, तो ये 3 नहीं है, ये 3 है। तो कितना आ गया, 44/3, 44/3 आ गया। किस पे आया भाई, तो हमने कितना माना था, यानी कि 6 माना था तब आया था। तो कितना हो गया आंसर इसका आंसर कितना हो गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार से भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्या बनाने में, जबकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप तो और फास्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला,
ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है ये क्वेश्चन कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो और n संख्याओं का औसत इतना है, तो भैया m प्लस n के बताना, औसत बताना है। ठीक है, तो देखो m संख्याओं का औसत है तो m संख्याओं का सम कितना होगा, तो m इंटू एन स्क्वायर होगा। उसके अलावा n संख्याओं का सम कितना होगा, तो n इंटू एम स्क्वायर होगा। और इसका औसत निकाला, m प्लस n जो संख्या है उसका औसत निकाला, तो इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल सम को संख्याओं से। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, m n को कॉमन निकाले तो आएगा, m n को कॉमन निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें n बचेगा और इसमें क्या बचेगा, m बचेगा। नीचे डिवाइड करने के लिए बैठा हुआ है m प्लस n, इससे कर दीजिए कितना आ रहा है, m प्लस m इंटू एन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, तो ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा, m इंटू एन। चलिए आगे चलते हैं। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। ये देखो दूध किसका घटिया स्रोत है, कि दूध में क्या नहीं होता है, तो विटामिन सी जानते हो खट्टा चीज़ों में पाया जाता है, दूध में खट्टा नहीं हो सकता है। दूध मतलब दूध होता है, दूध में थोड़ा सा भी खट्टा चीज़ डाल दोगे तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पुलिस जो है नशा जो करके जाते हो तुम लोग, तो उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, कि नशा करके किए हुए हो कि नहीं, तो तुम्हारे सांस के पास ठीक है एक प्लेट फिल्टर पेपर ले जाता है। ठीक है, तो फिल्टर पेपर में कौन सा केमिकल लगा रहता है ये पूछा गया। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का उस पर लेयर चढ़ा जाता है फिल्टर पेपर पे। ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए, ये जानते हैं, कई बार ये आता है जब आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो जिक्के में आपको लूसेंट वगैरह में सब मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जा सकता है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, तो ये भी बहुत फेमस है, आप 12th का ये सब केमिस्ट्री वगैरह की बुक में आपको मिल जाएगा। जाइमेज जो है उसके द्वारा हम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलते हैं। ठीक है, अल्कोहल में बदल दिया, उसके बाद पीजिए, नहीं मत पीना। नेक्स्ट है चूना पानी, की बचपन से पढ़ते हो, चूना पानी को किसके द्वारा दूधिया किया जाता है। ठीक है, चूना पानी को किसके द्वारा, जैसे CO2 हम चूना पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूना दल दूधिया हो जाता है। ये बचपन से पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 95 है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या होता है, तो पेट्रोल डीजल में कार्बन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे देखो, और ऑक्सीजन अगर रहता तो CO2 भी बनता। ठीक है, ये सब बनता, ऑक्सीजन रहता तो ये सब बनता, लेकिन कार्बन अगर ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो कार्बन अच्छे से नहीं चलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, CO2 बनाने के लिए भैया ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, CO बनाने के लिए कम चाहिए, तो ऑक्सीजन कम रहेगा तो CO बन के निकल जाएगा। ये क्वेश्चन किससे बना था, तो pH का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि pH जो होता है वो log ऑफ 1/, कंसनट्रेशन ऑफ H+ होता है, H+ आयन का कंसनट्रेशन होता है, या फिर इसी को फॉर्मूले को अगर हम माइनस बाहर नहीं लेते हैं तो ऐसा निकल के आता है। तो H+ ज़्यादा होने का मतलब होता है जितना ज़्यादा H+ रहेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक रहेगा। तो भैया यहाँ देख रहे हो कि pH जिसका माइनस लगा हुआ है ना, जिसका pH कम रहेगा उसमें वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, जिसमें pH कम होगा, यानी कि H+ जिसका ज़्यादा रहता है, H+ देखो मैं लिख देता हूँ, H+ का कंसनट्रेशन जिसका ज़्यादा रहता है उसका मतलब कि वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा, यानी कि उसका pH कम रहेगा, माइनस लगा हुआ है ना आगे, तो उसको उतना ही कम रहेगा, इसका मतलब वो उतना ही एसिडिक है। ठीक है, उतना ही एसिडिक है। तो अब कह रहा है कि 3 से 6 हो जा रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो भाई एसिडिसिटी तो क्या होगा, कमेगा, एसिड कैरेक्टर उसका कमेगा, एसिड कैरेक्टर कमेगा, यानी कि H+ की सांद्रता कमेगी। क्या होगा, H+ की सांद्रता कम जाएगी। तो कितना कमेगी भाई, तो देखो ये लॉग लगा रहता है ना, लॉग होता है H+, तो कम रहा है, 3 से कम है ना, तो 3 से कम है, यहाँ से यहाँ पे 10 पे रहता है, तो 10 पे पावर 3 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कितना कम जाएगा, तो 10 पे पावर 3 यानी कि 1000 गुना से कंसंट्रेशन सांद्रता कम जाएगा। ठीक है, और वो क्या हो गया भाई, तो आओ बेसिक हो गया क्योंकि उसका pH बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया, रेत है यार, ध्यान रेत है यार, रेत और नेफ्थलीन को अलग करना, तो रेत को तो ऐसे ही अलग हो जाएगा, उत्पादन सब्लिमेशन से ही हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, सब्लिमेशन से ही अलग कर लेंगे। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्या है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, तो बेंजीन कुछ ऐसा होता है, इसमें 3 गो पाई बॉन्ड होते हैं, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन भी लगा रहता है, इसको मत भूलना है, हाइड्रोजन भूल जाओगे तो सिग्मा बॉन्ड कम जाएगा, एगो हाइड्रोजन रहता है। अब सिग्मा बॉन्ड जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं,
सिग्मा कहते हैं सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को आपका सिग्मा है, ठीक है। और पाई बॉन्ड कितना है, तो 1 2, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, 1 2 3, तो 3 को आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर होगा आपका सी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, नहीं तो कमेंट में दिक्कत है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, पता कीजिए कि उसने कितना सही किया है, या तब ना पता लगेगा। सब लोग कमेंट करेगा तब ना पता लगेगा कितना कट ऑफ जा रहा है, नहीं तो अभी तो हम लोग बस पिछला के बेसिस पे कर रहे हैं कि पिछला से कितना क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था, उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे जैसे मुझे आंकड़े मिलेंगे कि कितना कितना कैसे कैसे बच्चों का कितना कितना नंबर आ रहा है, तो उसके अनुसार मैं ज़्यादा गेस कर पाऊँगा। तो मैं जब वीडियो लास्ट हो जाएगा सब मैं सारा डिस्कस कर लूँगा, तो सारे बच्चों का कमेंट आ जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों का एक लास्ट में फिर से बताऊँगा कि कितना कितना नंबर आ सकता है सबका, ठीक है। यूरिया का में क्या क्या रहता है, तो यूरिया में सब चीज़ रहता है भैया, कार्बन हाइड्रोजन का फॉर्मूला जानते हो ना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिलता है आपको, ठीक है। तो कि सब सारा चीज़ रहता है उसमें, उसको जो फॉर्मूला याद होगा उसको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद है उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है, तो देखो तांबा सुचालक है जी हीट का, एक जगह गर्म को तो गर्म हो जाएगा, उसका जस्ता है, ये सब तो मेटल वगैरह है, तो सब गर्म हो, तुरंत गर्म करोगे एक जगह से दूसरी जगह गर्म हो जाएगा, तो उष्मा का बढ़िया सुचालक है। पारा जानते हो थर्मामीटर में ही लगा रहता है, तो ये भी उष्मा सुचालक है। शीशा सबसे बेकार है, शीशा का नाम सुने हो, शीशा कभी उष्मा का एक जगह गर्म करोगे शीशा में दूसरी जगह गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेड जो होता है LED लेड, वो उष्मा का सबसे ज़्यादा कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है हीट का। नेक्स्ट में चलते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के जमाने में प्रभावशाली, तो हर कोई जानता है विटामिन के, अरे विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, डी रिकेट, और यही तो है धक्का जमाने में काम आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, महिला सेक्स हार्मोन, महिला सेक्स हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन है, बाकी सब जेंट्स सेक्स हार्मोन है, ठीक है। आगे चलते हैं 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या है भाई, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये है आवर्डेड कार्सन को पार्किंसन बीमारी के उपचार की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिए नोबेल प्राइज वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण हो जाती है, तो थायराइड जो है जानते हो कि बहुत सारा प्रचार आता है रेडियो पे, आयोडीन की कमी के कारण आपको थायराइड ग्रंथियाँ खराब हो जाती है। नेक्स्ट है कड़वाहट जो होता है वो जीभ के किस भाग से आपको महसूस होता है, कड़वाहट को महसूस करने वाला कौन सा भाग होता है, तो सबसे पिछला जो भाग होता है उसी से आपको कड़वाहट महसूस होता है, ठीक है। जो आपका सबसे पिछला भाग होता है वही कड़वाहट सबसे ज़्यादा महसूस कराता है। कड़वाहट लग जाता है, चीनी खाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको कड़वाहट लगेगा ही। उसके बाद कहा जाता है अदरक जो है, अदरक तना नहीं है जड़ है, ऐसा हम किसकी सहायता से किस बेसिस पे कह सकते हैं कि अदरक जो तना है जड़ नहीं है, अदरक अंदर न रहता है ज़मीन के, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो तना है जड़ नहीं है, ये तना का भी कुछ पार्ट तो ज़मीन के अंदर रह करता है, सिर्फ ज़मीन के अंदर रहने से हम तना को हम जड़ नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं भाई। जड़ जितने भी होते हैं, जड़ जो इस तने जैसा फैला रहता है, पर उसमें नोड और एंटी नोड नहीं रहता, जैसे बांस में देखो गांठ रहता है यहाँ पे, फिर आगे जाता है फिर गांठ रहता है, तो उसमें नोड और एंटी नोड जो है जो जिसमें रहेगा वो तना होता है, तो ये इसमें भी नोड और एंटी नोड होता है, इसलिए वो तना है अदरक, ना कि जड़, उसको जड़ नहीं समझा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है इसमें से सबसे मीठी चीनी कौन है, तो सबसे मीठी चीनी है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, सबसे मीठी चीनी जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है, जैसे जीके में पढ़ते हो आप लोग, फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी चीनी होता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कौन, ये तो बच्चा बता देगा, कौन सच्चा फल नहीं है, तो सेब फल में आता है, गुड़ फल में आता है, खजूर फल में चढ़ता है क्या, देखिए हो पूजा हो जाता है, खजूर चढ़ाते हो, खजूर कब बांटते हो, ठीक है। तो खजूर जो है वो फल नहीं है, सच्चा फल नहीं है, फल ही में आता है, लेकिन वो ड्राई फ्रूट में फल में उसको गिनती नहीं होता है, क्या बताएं हमको तुमको। उसके बाद कह रहा है फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो फलियों में क्या पाया जाता है, तो क्या बसा होगा, फल है फलियां हैं, उसमें बसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तेल रहेगा क्या, स्टार्च रहेगा क्या, नहीं, क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, तो एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन हो जाता है अगर नहीं भी रहेगा पता रहेगा तो, ठीक है। अब तुम समझते हो कि बसा मतलब क्या होता है, चर्बी,
फैट रहेगा उसमें, बताओ फैट खाने होता है, गोश्त खाते हो उसमें फैट रहता है, तेल रहेगा क्या, तेल पेर सकते हो उसमें, स्टार्च रहेगा नहीं, उसमें क्या रहेगा, प्रोटीन रहता है। सो समझते हो तो ऐसे ही जवाब दे दोगे तुम लोग, नहीं भी याद रहेगा तब भी। लौंग जो है एक मसाला है, पौधे किस भाग में से प्राप्त होता है, ठीक है, फल है क्या लौंग, नहीं। अरे जो लौंग खाता होगा उसको पता होगा, तना है लौंग, नहीं, वो कली जैसा ऐसा ऐसा रहता है ना, तो फूल के अंदर रहता है, फूल की कली होता है, वो जड़ है, जमीन के अंदर रहेगा, वो मिट्टी लगा रहता है उसमें, सालू मिट्टी रहता लगा रहता है उसमें, लौंग मिट्टी लगा रहता है, नहीं ना, तो नहीं है, तो फूल की कली है वो, ठीक है, लौंग। तो एलिमिनेशन से ही सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। वैसे ऐसा भी नहीं कि बहुत ही आसान है, पर फिर भी आसान है कि कर सकते थे आप। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला किरण कौन है, तो इंफ्रारेड का हम इस्तेमाल करते हैं, हर कोई जानता, बच्चा इंफ्रारेड का सेकाई होता है, मांसपेशियों में अगर दर्द हो जाती है तो इंफ्रारेड का सेकाई हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, बढ़िया इसमें ये नहीं है कि वे क्वेश्चन है, देखो इसमें कैलकुलेशन खतरनाक वाला दे दिया है। कहा है कि दो समानांतर प्रतिरोधों में वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है, ठीक है, तो एक प्रतिरोध दे रखा, दूसरा प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले समानांतर में जो प्रतिरोध का सम होता है, तो इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध होता है, जो तुल प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है, तो इस फॉर्मूले से हम देते हैं उसको, ठीक है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। पर दिक्कत है यहाँ पे ढेर सारा बड़ा सा उसने दे रखा है, इतना सारा। अब हम कैसे करें, 1/2 + 1/x, ये 1/x निकालना है, ठीक है, ये 1/x निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये 1.5, ये क्या लिख रखा है 1/1.4 लिख रखा है ना। अब ये 1.4 से हमारा काम नहीं बनेगा, इधर लाके इसको इधर लाके घटा देंगे तो काम हो जाएगा। पर देखो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, तो 1.4 को मैं 1.5 के करीब मान लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो दे रखे हैं ऑप्शन में बहुत दूर दूर दे रखे हैं, तो 1.5 में मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, 1.5 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3/2, तो इसको मैं मान लेता हूँ कितना, 3/2 मान लेता हूँ, और 3/2 में मैं घटा लेता हूँ 1/2 को, और इसी को लिख देता हूँ कितना, इसको लिख देता हूँ 1/R1, ठीक है, यहीं से निकल जाएगा आपका 1/R1। पर अब देखिए कि भाई तुमने ये जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है ना, इसको थोड़ा सा तुमने ज़्यादा ले लिया, यानी कि ये पूरा को थोड़ा सा तुमने कम ले लिया है, तो उसके अनुसार तुम कम बेसी कर देना, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, तो 1/R1 जो होगा ये हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 6 4 और ये 3, कितना हो जाएगा 1/6, सॉरी 1/6, 1/6 है आपका, 1/6 आ गया है, 1/6 यानी R1 जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है, 6 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, 6 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि तुमने इसको ज़्यादा ले लिया है, इसको ज़्यादा का मतलब होता है ये वाला कम ले लिया है, ये वाला कम ले लिया, उसमें घटाए हो तुम, ठीक है, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी आया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला क्वांटिटी थोड़ा सा जो R1 है वो थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, ठीक है, देखो नीचे वाला क्वांटिटी यानी इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिए हो, तो ये भी क्या आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, इससे थोड़ा सा कम तुमको रखना है, ठीक है, तो इसको से थोड़ा सा कम रखना है, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, बस थोड़ा सा कम करिएगा, तो थोड़ा सा 6 में थोड़ा सा कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 में से एक के भी 6 से कम करोगे तो आधा तो हो नहीं जाएगा, थोड़ा सा तुमने बढ़ाया तो 6 से थोड़ा सा कम करो, देखो 5 के करीब है कि नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन होगा, यही वाला ऑप्शन होगा। तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगा सकते थे, जो पूरा कर सकता है वो कर ले, बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रॉक्सीमेशन से बता दिया कि हो सकता है कि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप किस प्रकार से डील करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, वो आपको समझना है। नेक्स्ट है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तुम जानता, हर कोई जानता है कि अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है गर्म करने पर, और अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, गर्म करते हो तो। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कोई जरूरी नहीं है इतना ज़्यादा जानना। फ्राइडे स्थिरांक, ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में। अगर तुमने साइंस दिया है तो नहीं लिया तो रटो, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ 12th में साइंस लेकर रखिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पर F का वैल्यू जो होता है वो निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मात्रा होता है उस पर आपका फैराडे नियतांक जो स्थिरांक है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सार्वभौम कांस्टेंट नहीं है,
ये कांस्टेंट नाम तो लिख रखा है स्थिरांक कांस्टेंट, पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पे निर्भर करता है, उसके बढ़ाने घटाने पर ये भी बढ़ता घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी इकाई, तो बचपन से रट के आए हो कि प्रकाश वर्ष दूरी की मपाई इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो दूरी की नाप है ना, ठीक है। बहुत बड़े जो स्टार गैलेक्सी जो बहुत दूर दिन है उसको हम लोग इसी दूरी से नापते हैं। ये देखो बहुत अच्छा, मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ स्कूल में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलता, तो वेग तो बदल ही जाता है। जानते हो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेग प्रकाश का बदल जाता है, और इसी कारण तो प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है। उसका रीजन क्या है कि दोनों माध्यम में अलग अलग उसका वेग होता है। तरंगदैर्घ्य, भाई वेग बदलेगा तो तरंगदैर्घ्य भी बदलता है। एफ जो होता है वो c/λ होता है, ठीक है। तब ये वेग बदलेगा तो ये भी बदलता है, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है। तुमने बहुत सारे पढ़ा होगा, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा एनसीईआरटी किताब, तो ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट करके तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्यों होता है कि तरंगदैर्घ्य ही बदल जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो, ठीक है। तरंगदैर्घ्य बदलेगा, अगर तरंगदैर्घ्य बदलेगा तो कलर भी लाइट का बदल जाएगा। लेकिन ये जो होता है एफ जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स यानी कि कौन जनरेट कर रहा है वेव को, यानी लाइट को जनरेट करने कौन कर रहा है, वहाँ पे डिपेंड करता है एफ। ये बदलेगा नहीं, ये जब तक सोर्स नहीं बदलने देगा तब तक नहीं बदलेगा। ये बदलता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। अगर सोर्स या ऑब्जर्वर चल रहा हो तब आपका ये सब चेंजेज आता है फ्रीक्वेंसी में, ऐसे फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो आवृत्ति आपका नहीं बदलेगा, ये सब क्या हो सकता है, बदल सकता है, आवृत्ति नहीं बदलेगा। उसके बाद तो बहुत ही एकदम हद कर दिया। ये पूछ दिया विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। अरे विद्युत चुम्बकीय, लाइट भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो प्रकाश है वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसका चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर कोई जानता है, बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। उसके बाद है कि भैया चांद पे जाना, बताएगा कितना आसान को बचपन से लड़ता रहता है चांद पे जाना। और पहला आदमी कौन था तो नील आर्मस्ट्रांग। ये बचपन से बच्चे लड़ते रहते हैं। उसके बाद ये आपका है, ये है कि ये क्या प्लूटोनियम का न्यूक्लाइड है, इसका जो दे रखा है प्लूटोनियम का, और इसमें नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो जानते हो कि यहाँ जो लिखा रहता है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये एटॉमिक, ये क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है 94। यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें अगर हम घटाओगे एटॉमिक नंबर जो होता है यही आपका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये आपका प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। ये प्रोटॉन की संख्या पी के बराबर है 94। और ये जो है ये दोनों इसमें लगा रहता है, पी और एन दोनों मिला रहता है 242 में। तो जैसे इसमें घटाओगे भाई तो एन निकल के पी घटा दोगे तो एन निकल के आ जाएगा। तो 94 घटा दीजिए तो निकल के आता है 148, ठीक है। तो ये 148 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको कहा श्यानता किससे ज़्यादा होती है, ये भी बच्चा जान सकता है। श्यानता मतलब होता है कितना जो ज़्यादा चिपचिपा लगता है, जो शरीर जो आपके हाथ अगर उसमें डालो, उंगली डालो तो आपके हाथ में ज़्यादा चिपकेगा। कौन चिपकेगा, श्यानता जिसकी ज़्यादा होगी ज़्यादा चिपकेगा। अभी खान सर ने बता रखा था वो लालिमा चेपने वाला, खूब वीडियो वायरल हुआ था। एक लड़की थी और लालिमा चेपे हुए थी, तो कहा कि उसकी श्यानता ज़्यादा है इसलिए वो चिपका हुआ, नहीं तो सब लोग लसला जाता है, ठीक है। तो जल जानते हो कम हाथ में लगेगा, वायु तो और कम लगेगा, खून भी थोड़ा सा लगता है। इसकी श्यानता सबसे कम किसका होता है, वायु का होगा श्यानता, उसके बाद जल का होगा, उसके बाद खून का थोड़ा सा लगता है हाथ में, ठीक है। शहद तो भैया हाथ डालोगे तो चिपक ही जाता है, शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखिए शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने भारतीय फिल्म अभिनेता को, टाइम मैगजीन ने अपने 2020 के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में सूचित किया। वो कौन है, तो वो है आयुष्मान खुराना, ठीक है। ये बाकी सब तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा, शाहरुख खान वगैरह क्या। अब प्रतिभाशाली मतलब होता है जो उभर रहा है, उभरता हुआ सितारा। भाई शाहरुख खान उभरता हुआ सितारा, अजय देवगन उभरता हुआ, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये को मूवी आया इसका, ठीक है। आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन ने 2020 का सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में दिया है। इनका कई मूवी भी हाल में आया है आयुष्मान खुराना का, तुमने देखा भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल में ही कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर जिसके आप लोग मतलब करंट अफेयर पढ़ते रहते हो तो आपको पता होगा कि 8 ऐसे हैं समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किस पार्टी से किया था। जैसे अब जनता दल से टूटा हुआ है ये,
नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, पासवान जी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी का ही टूटा हुआ है, जो सब अपना अपना पार्टी बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? प्रेस नोट कब जारी हुआ था भैया? इसमें नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, प्रेस नोट्स कब जारी किया था? जब गूगल करके देखो, खुद थोड़ा सा अपने भी काम कर सकते हो तुम लोग, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर दिया ही नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिया। नेक्स्ट है आपका 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की थी? देखो, जब बिहार का एग्जाम है तो बिहारे ना होगा, बिहारे वाला नहीं, इस लोग हाईलाइट करते रहेगा। ठीक है, बिहार वाला थोड़ा सा नाम भी तो गिराना है सरकार को कि सरकार ने इतना इतना काम किया है। तो ये किसने किया था? ये घर तक फाइबर योजना प्रारंभ जो करने वाले थे वो वीडियो सम्मेलन के द्वारा, जो राज्य था वो बिहार ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी चर्चित हैं अभी हाल में। बिहार में राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उन्हीं में सबसे पहले ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक औपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से सदस्य नहीं है। ये समूह बना है, भारत समूह बनाया है। ठीक है, कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का एक ग्रुप बनाया है देशों का। ठीक है, उसमें ऑब्वियस ही बात है भाई, ये जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जिसमें रहेगा उसमें चाइना रहेगा। भाई कोई भी सिक्योरिटी डायलॉग में जो युद्ध नीति का समूह बनाएगा, कभी भी अभी चाइना से जब पंगा चल रहा है उसमें रहेगा चाइना। खुद सोचो, ये जितने भी देश देखो सब चाइना द्वारा सताया हुआ है। भारत सताया हुआ है, जापान परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, पर उसको दिक्कत है कि कुछ लेन देन भी उसके साथ है। ठीक है, तो ये भारत का साथ देता भी है, फिर उसके बाद डरता भी है कि भाई चाइना से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि चाइना ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा सामान देता है, इसको बिजनेस है लेन देन का, तो उसमें दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 128वां क्वेश्चन क्या है भाई? सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से कौन गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में 2020 में? ठीक है, तो ब्रिक्स में चाइना भी है, तो उसका विरोध करना था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाया करते थे, वो नहीं गए थे इस बार, और अपना एक एजेंट भेज दिया था उन्होंने, मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए। वो थे आपके प्रहलाद सिंह पटेल। ये जीके का क्वेश्चन है, जीके में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ते रहिए आप लोग, और पढ़ते रहिए उसको, मतलब देखिए अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर कितना आप याद करोगे, अनंत अथाह है, डेली कुछ ना कुछ हो जा रहा है। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? वर्चुअली हुआ था क्योंकि कोविड चल रहा है। ठीक है, तो कोविड के कारण 2020 में जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है वियतनाम में। कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 का प्रथम स्थान पर रहा? जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग है द टॉप इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? कौन हुआ था भाई? तो सिंगापुर, जानते हो कि सबसे अच्छा जो ह्यूमन का रिस्पांस आता है, वहाँ सबसे अच्छा ह्यूमन इंडेक्स देखने को मिलता है हमें। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन के करीब और हैं, उसको मैं नेक्स्ट शाम तक अपलोड कर दूंगा। शाम तक मतलब रात तक, आपको 12-1 बजे तक मैं उसको डाल दूंगा, क्योंकि समय नहीं मिलता मुझे। बस ये कुछ एक क्लास ऑफ था आज, तो उसमें मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने फिर से बना दिया जल्दी से इसको। ठीक है, तो और एक और चीज़ है कि आप लोग शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा इसको, ताकि हर कोई देख लें और थोड़ा उनका कमेंट भी आ जाए, मिला भी नहीं। अपने लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा गेस कर पाऊँगा, वो लोग मिलाएंगे, वो फिर मैसेज करेंगे मुझे कि कितना उनका नंबर आया है, कमेंट में लिखेंगे या फिर कहीं पे भेजेंगे। ठीक है, तो उससे पता लगता है कि कितना कैसे बच्चों का कितना नंबर आ रहा है, उससे थोड़ा सा गेस करने में सहूलियत होती है।
ठीक है, कट ऑफ। आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए, बताइए और कहिए कि मिला के बताओ कितना नंबर आया है, और वहाँ पे कमेंट करवाइए। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा भीड़ है तो मैं ज़्यादा लोगों को देख सकता हूँ ना कि कितने लोगों ने कितना कितना नंबर लाया, तो उससे अनुसार गेस हो जाएगा कि कितना नंबर कितना कट ऑफ था जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो अपने आप इसको प्रमोट कर देता है यूट्यूब और लोगों तक दिखाता है, लोगों तक ज़्यादा से अधिक लोगों तक जाएगा तो अधिक से अधिक लोग यहाँ पे देखेंगे, पता लगेगा हमको कितना कितना नंबर सबका आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। ठीक है, आज ही आपका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी भी दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप देख सकते हैं, और भी वीडियो इसके हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, इसके पहला वीडियो, इसके जो बाद आएगा वीडियो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था।